बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। बिजली के बिलों पर एक आवाम के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और वो अगस्त में लगेगा। और जिस तरीके से कल जो है ये बिजली के मद में जो है इसकी मंजूरी दी गई है कि बिलों को या सरचार्जेस को लगाया जाए, उस सिलसिले में ऐसा लगता है कि पहले अभी जो है बेसिकली जो है इस पर जो पर यूनिट कॉस्ट आई है 48 समथिंग आई है, लेकिन इसके साथ साथ जब इसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे यानी टैक्सेस मज़ीद लगेंगे, उसमें पीटीवी का टैक्स होगा, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स होगा और दूसरे टैक्स लग जाएंगे। बहुत सारे टैक्स ऐसे जो नई इसमें इस्लाहात आएंगी यानी बिजली के लगाने में या पीएमटी लगाने में, वो भी सारी उस बिल में आ जाएंगी। तो एक तरीके से ये झटका जो है ऐसा लगेगा कि 48% समथिंग यानी तकरीबन 49 के करीब पर यूनिट कॉस्ट बेसिकली लगी है, लेकिन ये जाके तकरीबन जाके डबल इसका हो जाएगा। जब ये लग के आएगा तो आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डबल हो जाएगी। तो अब कौम इसके लिए तैयार रहे, लोग इंतहाई परेशान हैं और ये जो है हुकूमत जो है वो उसने इस तरीके से अभी एक तरीके से इसको पास कर दिया है और ये अगस्त के बिलों में लग के आएगा। तो बस एक आवाम जो है अब इसके लिए तैयार हो जाए। वैसी आवाम जो है वो पिस रही है महंगाई के अंदर और इस तरीके से ये आवाम, ये जो हुकूमत है मज़ीद उनके ऊपर बोझ डाले दे रही है। वज़ीर बिजली जो है अवैस लगारी साहब कह रहे थे कि इसका जो है बोझ जो है वो गरीब आवाम पे नहीं पड़ेगा। सरासर झूठ बोल रहे थे, ये हमेशा से इसी किस्म की बातें करते हैं। उन्होंने इस कदर झूठ बोला। देखा जाए तो अगर हम वैसे गरीब आदमी का देखेंगे तो अगर उसके पास जेब में 100 रुपये पड़े हैं और बिल 1000 आ जाता है तो उसका तो सोर्स ही नहीं है कोई, वो किस तरीके से ये बिल देगा। अगर तो इंतहाई मामला जो है वो खौफनाक होता जा रहा है और बड़े जो लोग हैं उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, वो जितने भी बिजली खर्च करें उस हिसाब से आएगा। और बहुत से अशराफिया को तो इसमें बहुत सारी मराद दी गई हैं। तो इस तरीके से बात की है तो लोगों का ये कहना है कि ऐसा लग रहा है कि अगस्त में जब ये बिल आएंगे तो लोग जो है वो सड़कों पे निकल आएंगे, इस हुकूमत के खिलाफ निकल आएंगे। और लोगों का ये कहना है कि अब जो है बाकायदा जिस तरीके से इमरान खान साहब बार बार जो है अपने लिए तहरीक चलाने के लिए जोर दे रहे हैं, निकलते भी हैं लोग लेकिन उस तरीके से नहीं। लेकिन अब तो ये जो है मुल्की मामला है, एक तरीके से पूरे अवाम पे ये बोझ पड़ रहा है और ये ख़तरनाक तरीन बोझ पड़ रहा है। इसमें जो है एक तरीके से तरतली सी मच जाएगी। तो लोगों का ये कहना है कि हर सूरत में जो है हुकूमत के खिलाफ जो है लोग अगस्त में निकल आएंगे और फिर जब निकलेंगे तो फिर या तो इनको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये हुकूमत सर्वाइव करती नज़र नहीं आ रही है। ये भी कहना है कि इनको इस कदर बददुआएं लग रही हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि बाकायदा हमने देखा कि एक माँ जो है वो जब उसको बिल मिला तो वो इस कदर बददुआएं दे रही थी इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ साहब को भी दो बददुआएं दे रही थी। एक मुबस्सिर का कहना है कि मतलब लोग इतने ज़िच हो गए हैं इन बिलों से कि वो बददुआओं पे आ गए हैं। तो बददुआएं जब लगेंगी तो यही होगा। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये बेसिकली देखा जाए तो इस हुकूमत का कसूर नहीं है, क्योंकि IMF के पैकेज में ये तमाम चीज़ें तो उन्होंने कह दी है कि ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत का कसूर है। जब ये पहली हुकूमत आई थी तो आप धड़ाधड़ जो है वो कॉन्टेक्ट दे रहे थे IPPs को, तो उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। 100 अरब रुपए जो है IPPs को देने हैं। अब चाहे उनके प्लांट चलें या ना चलें, चाहे उनकी कैपेसिटी हो या ना हो, आपको की बिजली वो पैदा कर सकें या नहीं कर सकें, आपको हर सूरत में देना है। तो हर सूरत में जो है आवाम को ही इसकी सज़ा मिलनी है। तो लोगों का ये कहना है कि जब आप इस तरीके से ये बात करेंगे तो फिर कैसे मामला चलेगा। ऐसे ही उवैस लगारी साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि और सरासर झूठ बोल रहे हैं कि आवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, सबसे ज़्यादा तो आवाम पे ही बोझ पड़ेगा। शुरू से ही जब से बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं मुसलसल उसी पे बढ़े जा रहे हैं, कम नहीं होते, स्टे कर जाते हैं फिर बढ़ते हैं। लेकिन अब जो ये कल जो ये पास हुआ है बिल, इसके तहत तो ये समझ लें लोगों की चीखें निकल जाएंगी। तारिक साहब का ये कहना है कि 600 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। पहले तो ये था कि ये बिजली सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान में चोरी हो रही है, लेकिन कल ये बताया गया कि ये पूरे पाकिस्तान में चोरी हो रही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान का ही नाम मैंने कहीं एक जगह देखा था, पहले ये लिया गया था। लेकिन बहरहाल चलें, अगर हुकूमत ये कह रही है तो ये जब कह रही है तो इसका मतलब चोरी पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप उसका नज़ला सारे अवाम पे डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। यानी जो चोरी कर रहे हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और एक पहली बात तो ये भी है कि हुकूमत पे तो का जो है वो कंट्रोल ही किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने परसों डाला था ब्लॉग में उसमें ये कहा गया था कि पता ही चला है कि मीटर के बिल जो हैं, यानी बिजली के जो बिल जो हैं वो जो फौज जो है वो रिसीव करेगी। तो मतलब जब आप इस काबिल ही नहीं हैं तो आप किस तरीके से इस चोरी को पकड़ेंगे। तो उवैस लगारी साहब का ये कहना
انتہائی غلط ہے. ایک طریقے سے وہ اپنی پسماندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ چوری پہ قابو پا سکیں، یا وہ ان کا ادارہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چوری پہ قابو پا سکے. تو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 600 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے. تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جب 600 ارب کی چوری ہو رہی ہے اور سارا نزلہ جو ہے وہ عوام پہ گر رہا ہے، تو پھر جب عوام اگست میں نکلے گی تو پتہ چل جائے گا اس حکومت کو. آپریشن عزم استحکام آپ کو پتہ ہے 2-3 دن پہلے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، باقاعدہ حکومت نے اناؤنس کیا اور اس پہ کابینہ نے اس کو پاس بھی کیا، لیکن وہ کنٹروورشل بن گیا کیونکہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان اور محمد خان اچکزئی نے اس پر آبجیکشن کیا تھا. اب اس کے بعد پتہ چلا کہ جب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سینٹرل ایشیا گئے، وہاں پہ تاجکستان گئے، وہاں کے لوگوں سے ملے، تو پتہ چلا گیا ہے کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان میں کیا دہشت گردی ہو رہی ہے، مطلب اس قسم کا سوال کیا. تو واپس آ کے پتہ یہ چلا کہ پھر حکومت نے APC بلا لیا آل پاکستان کانفرنس. تو اس سلسلے میں اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلا تو دی ہے آپ نے، دیکھنا یہ ہے کہ جو کنٹروورشل جس طریقے سے دوسری جماعتوں نے کیا آیا وہ اس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف آئے گی یا نہیں آئے گی. اور ویسے بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن دیکھا جائے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طریقے سے افغانستان میں دہشت گردی جو ہوتی ہے یا افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں آ کے اٹیک کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مجبوری ہے پاکستان کی کہ یہ جو ہے عزم استحکام آپریشن ہو. لیکن اب لوگوں کا یہ سوال ہے کہ بھائی اس میں جو ہے کوئی بے گناہ نہ مارے جائیں، تو وہ تو ایک طریقے سے پہلے ہی بھی حکومت نے کلیئر کر دیا ہے کہ اس قسم کی بات نہیں ہوگی. لیکن بہرحال لوگوں کا مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ عزم استحکام آپریشن ضروری ہے، یہ پاکستان کی مجبوری ہے، کیونکہ جس طریقے سے دہشت گرد آ کے یہاں پناہ لے رہے ہیں اور جو لوگوں کو مار دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے ابھی ایک پشاور میں ایک ایجنسی کے ایک بہت بڑے ایکس سینیٹر کو مار دیا گیا، ان کے ساتھ 5 لوگ اور بھی شہید ہو گئے. تو اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران سے پاکستان جو پیٹرول آ رہا ہے بڑی مشکل سے، آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ مہینے پہلے بھی اس پہ بڑا شور مچا تھا اور باقاعدہ آپریشن ہوئے تھے اس سلسلے میں، تو کسی حد تک وہ اس کی جو ہے لمٹ کم ہو گئی ہے. لیکن ابھی بھی سنا یہ ہے کہ 100 پتہ نہیں کتنے لاکھ جو ہے لیٹر جو ہے ابھی بھی پیٹرول جو ہے وہ روز کا روز پاکستان میں آ رہا ہے اور اس کا نیٹ ورک نہیں توڑا جا سکا. لوگوں کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک کیوں نہیں توڑا جا سکا، کیونکہ اس وجہ سے نہیں توڑا جا سکا کیونکہ بلوچستان میں جتنے بھی MNAs MPs ہیں ان کے جو ہے ان اسمگلروں سے رابطے ہیں، اور ایک طریقے سے وہ الیکٹ ہی اسی لیے ہوتے ہیں، ان کو الیکٹ ہی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ کہ وہ کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ قبول نہ کریں. وہ جو وہاں الیکٹ ہوئے لوگ ہیں وہ لیجسلیشن کے خلاف جو ہے وہ ایک طریقے سے بات کریں. تو یہ اس قسم کی یہ بات ہو رہی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آپریشن الگ جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی جو ایشوز ہیں ایران اور پاکستان کے، خاص طور پہ پیٹرول کے سلسلے میں، اس پہ بھی جو ہے وہ قابو پانا ضروری ہے، کیونکہ اس وجہ سے جو ہے ظاہر ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے اور اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اور ابھی بھی مسلسل ہو رہی ہے. اس نیٹ ورک کو توڑا نہیں جا سکا ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بھی کچھ سہولت کار موجود ہیں جو کہ اس نیٹ ورک کو توڑنا نہیں چاہتے. جب APC ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں جو ہے حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی کو بھی اس میں دعوت دے گی. اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف ضرور چھوٹا موٹا وفد جو ہے وہ اپنا بنا کے بھیجے گی، چاہے 2 آدمیوں کا چاہے 3 آدمیوں کا، وہ ضرور بھیجے گی. اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بہت اچھی اپارچونیٹی ہے تحریک انصاف کے لیے بھی. اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ چلی گئی تو برف پگھلے گی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اسموتھ ہو جائیں گی. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اچھی اپارچونیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی کہ دونوں جو ہیں مل جائیں. تو ایک طریقے سے اگر یہ انویٹیشن تحریک انصاف کو ملا اور تحریک انصاف ابھی تک تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں اگر تحریک انصاف کو انویٹیشن ملا APC کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ وفد بنا کے بھیجیں گے، چھوٹا موٹا وفد بنا کے بھیجیں گے. لیکن لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بڑا وفد بنا دیں جس میں اسد قیصر صاحب ہوں، جس میں شہریار آفریدی ہوں، جس میں اور بڑے ہوں ان کے، وہ اگر چلے جائیں گے تو ایک بڑے وفد کی ایک الگ بات ہوگی. علی امین گنڈا پور بھی ہوں اس میں تو ایک بڑی بات ہوگی اور اس میں جو ہے لگے گا ایسا کہ ہو سکتا ہے کچھ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ڈسکس ہوں. تو ایک طریقے سے برف پگھلے گی تو ایک طریقے سے معاملہ آگے کی طرف بڑھے گا. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بلکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ضرور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں جانا چاہیے اگر ان کو انویٹیشن ملتا ہے. اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر صورت میں ظاہر ہے APC بلائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے مقبول پارٹی ہے، اس کو ضرور دعوت ملے گی اور اس کو جانا چاہیے. اٹیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے سلسلے میں سماعت تھی اور اس سلسلے میں ظاہر ہے وہاں پہ
बुशबी भी थी, इमरान खान साहब थे, वकला भी थे और इसके साथ अलावा मीडिया पर्सन्स भी थे। तो आज एक बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल था वहाँ। लोगों का कहना है, ज़राए का कहना है कि जिस तरीके से पहले होता था कि सहाफ़ियों को बहुत दूर बिठाया जाता था, आज जो है बाकायदा जज साहब ने सहाफ़ियों को बुला के कहा कि अगर आपको कोई परेशानी है वहाँ दूर सुनने में या देखने में तो आप करीब आ जाएँ और ख़ामोशी से जो है आप वो सुने। तो जब फिर इस पे जो है ज़ाहिर है कि मीडिया के जितने सहाफ़ी थे वो आगे की तरफ आए और फिर उन्होंने बाकायदा ये कार्रवाई सुनी और देखी और मीडिया से बात करते हुए इमरान खान साहब ने भी फिर बात की और इमरान खान साहब ने बात करते हुए ये कहा, ख़ास तौर पे ये कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो मेरे और क़यादत के लोगों का ये कहना है कि वो हमारे जो है जितने भी केसेस हैं मेरे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बेंच में वो शामिल ना हो, क्योंकि हमें उन पर एतमाद नहीं है। ख़ास तौर पर कैटेगरिकली उन्होंने आज ये कह दिया, तमाम सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा, उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी हैं हमारे मुकदमात में उसमें हमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर उस बेंच में शामिल हैं तो उन्होंने हमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया। लिहाजा मैं उनसे ये कहता हूँ कि हमें हमारे जितने भी केसेस हैं मेरे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसको जो है वो किसी और बेंच में दे दें और हमारी जो भी मुकदमात हैं जो भी बेंच तश्कील दिया जाए उसमें आप ना हो। कैटेगरिकली उन्होंने कह दिया कि हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है, हमें आप पे एतमाद नहीं है और जितने भी मुकदमात आपने अभी तक हमारे सुने हैं या उस बेंच का हिस्सा रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मुझे कोई भी उसमें रिलीफ नहीं मिला। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि यहाँ पे जो एजेंसी के लोग हैं यानी अडियाला जेल में जो एजेंसी के ऑफिसर्स हैं वो जो है उन्हीं ने जो है कल मैंने लोगों को बुलाया था ताकि वो जो इख्तलाफात की खबर है मैंने अपने लोगों को बुलाया था, सब लोगों को बिठा के इख्तलाफात को ख़त्म कराने की कोशिश करने के लिए जो है मैंने उनको बुलाया और मैं 3 घंटे यहाँ इंतज़ार करता रहा, वो लोग 3 घंटे वहाँ इंतज़ार करते रहे और ये जितने एजेंसी के लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं उन्हीं ने ये मामला ख़राब किया और उन्हीं ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। लिहाजा मैं उनसे कहूँगा कि इन तमाम एजेंसी के लोगों का यहाँ पे क्या काम है, इनको यहाँ से निकाला जाए और अगर वो यहाँ से नहीं निकलेंगे तो मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊँगा। मैं इस वजह से जाऊँगा कि ताकि लोगों को पता चले, मैं इस मामले को हाईलाइट करूँगा और भूख हड़ताल पे ज़रूर जाऊँगा ताकि ये मामला हाईलाइट हो और ये दुनिया को पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस तरीके से यूएन ने और अमेरिकी नुमाइंदगान ने जो एक तरीके से करारदादें मंजूर की, उन्हीं ने भी यही कहा है कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। लिहाजा मैं अगर इन लोगों को नहीं हटाया अडियाला जेल से तो मैं भूख हड़ताल पे ज़रूर जाऊँगा ताकि इस मामले को हाईलाइट कर सकूँ। ये ख़ास तौर पे उन्होंने ये बात मीडिया लोग के लोगों से कही। काम ऑपरेशन के हवाले से जो एपीसी बुलाई है उस पर जो सवाल किया गया इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब ने उसका बड़ा अच्छी तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा मुल्की मामलात पे हम ज़रूर जाएंगे, कोई भी हमें बुलाएगा, क्योंकि ये किसी हुकूमत का काम नहीं है। मुल्की मामलात पे अगर कोई एक मसला खड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर ज़रूर मेरा वफद जाएगा और ज़रूर जाएगा और वहाँ जाके सुनेगा और सुन के उसके बाद जो भी फैसला होगा वो हम उस पर फिर बताएंगे कि क्या हमें आगे लाएअमल तय करना है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कैटेगरी कह दिया कि अगर हमें इनविटेशन मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। तो एक बात तो तय हो गई और ये बड़ी अच्छी बात हुई, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो अब उन्होंने एक बात कन्फर्म कर दी कि अगर बुलाया जाएगा तो मेरा वफद ज़रूर जाएगा। तो इसका मतलब ये तयशुदा है कि एपीसी जो होगी उसमें तहरीक इंसाफ ज़रूर पार्टिसिपेट करेगी और उन्हें ख़ास तौर पे कहा है कि ज़रूर पार्टिसिपेट करेगी और वहाँ जाके ये लोग सुने और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर क्या फ़ैसला हमें देना है या हमारा क्या लाहे-अमल होगा। इस तरीके से बात की। इसके अलावा फिर उन्होंने बात की वही कि जिस तरीके से कल उन्होंने अपने तमाम उन लोगों को बुलाया था जो ये बात हो रही थी पार्टी में कि पार्टी में इख्तिलाफात पाए जाते हैं, 2 ग्रुप बन गए, 2 धड़ेबाजी बन गई है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इन लोगों से मिलने नहीं दिया, लेकिन एक मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ अपने लीडरान को, अपनी क़यादत को, अपने वर्कर्स को कि इस किस्म के बयानबाजी से आप परहेज़ करें। कोई भी बयानबाजी आप ना करें, आपस में एक दूसरे के दस्तो गरेबान ना हो, कोई भी मीडिया पे जाके जो है एक तरीके से ऐसी बयानबाजी नहीं करें। उन्होंने सख्ती से हुक्म दे दिया एक तरीके से अपनी क़यादत को भी, अपने वर्कर्स को भी और जो मुखालिफ ग्रुप हैं उनको भी। उन्होंने कहा है इससे जो है एक तरीके से तवज्जो है डिस्कार्ट होती है, तो बेहतर ये है कि आप अपने फोरम पे बात करें। एक दूसरे से इख्तलाफात रखते हैं तो वही बैठ के आप उसको तय करें, मीडिया में नहीं जाएं। उन्होंने एक तरीके से वाज़ेह तौर पे एक पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं मिल सका तो ये मेरा वाज़ेह पैगाम है मेरे तमाम क़यादत को, मेरे लीडरान को और मेरे वर्कर्स को
کہ اس قسم کی بیان بازی سے پرہیز کریں. اس سے جو ہے توجہ جو ہے وہ غلط سمت کی طرف جاتی ہے اور آپ کام بھی صحیح نہیں کر پاتے. تو بہتر یہ کہ میڈیا پہ اس قسم کی بیانات سے پرہیز کیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں بھی میں کمپرومائز نہیں کروں گا، کمپرومائز بھی نہیں کروں گا، اور آخر جب تک جنگ لڑی جائے گی میں ضرور جنگ لڑوں گا. اور جو لوگوں کا کہنا ہے کہ میرے اعصاب کمزور ہو جائیں گے، میں اگلے کئی مہینوں تک اللہ کا شکر ہے کہ میرے اعصاب کمزور نہیں ہوں گے. اس طریقے سے یہ آخری انہوں نے میسیج دیا میڈیا کے لوگوں کو کہ آپ کو یہ میسیج دے رہا ہوں کہ اگر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، میں کسی بھی طریقے سے اعصاب کمزور نہیں ہو رہے ہیں، میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں لڑ لوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ ایڈیٹر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.